स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट पर। आज मैं अपना टॉपिक शुरू कर रहा हूं वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत क्षेत्र। इसके 3-4 टॉपिक हैं, उनको स्टडी करेंगे। उसमें से कुछ टॉपिक आज ले रहा हूं। सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा वैद्युत द्विध्रुव। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? ये होता है वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल। वह निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं। वह निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जैसे हमारा सोडियम क्लोराइड है, HCl, H2O, NH3, N2O2, ये सब एटम नाइट्रोजन का हो गया, ये नाइट्रोजन का मोल हो गया, नाइट्रोजन का अणु, ऑक्सीजन का अणु, हाइड्रोजन का अणु, जल का अणु, ये सब क्या है? वैद्युत द्विध्रुव हैं, क्योंकि इनमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से बराबर होते हैं, बराबर दूरी पर होते हैं, एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं। दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं। समझने के लिए हम किसी भी एटम की बात करें, अगर हम मान लीजिए हमने सोडियम का एटम लिया है, तो सोडियम के नाभिक पर 11 प्रोटॉनों का धनावेश होगा और इसके बाहर 11 इलेक्ट्रॉनों का ऋणावेश होगा। तो कहने का अर्थ ये हुआ, ये एक ऐसा निकाय बना जिसका धनावेश 11 प्रोटॉन के बराबर है और जिसका ऋणावेश 11 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की कम से कम दूरी एग्जिस्ट करती है। हम लोगों को पता होता है नाभिक का जो आकार है वो 10 की घात -15 मीटर कोटि का होता है, 10 की पावर -15 मीटर कोटि का होता है। और इसका परमाणु का आकार 10 की घात -12 मीटर कोटि का माना जाता है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि किसी भी परमाणु के अंदर धनावेश तथा ऋणावेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं और ऐसे निकाय को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। द्विध्रुव का मतलब है डाइपोल। डाई मीन्स होता है टू और पोल मीन्स होता है ध्रुव। जिसमें दो ध्रुव हों से द्विध्रुव मानेंगे। किसी भी परमाणु के नाभिक को धन ध्रुव और उसके इलेक्ट्रॉन के कुल आवेश को ऋणावेश को ऋण ध्रुव माना जाता है, इसीलिए इसके टर्म का प्रयोग किया गया है द्विध्रुव। द्विध्रुव मीन्स जिसके अंदर दो ध्रुव हों, एक बिहेव करे लाइक एज पॉजिटिव चार्ज और एक बिहेव लाइक एज नेगेटिव चार्ज। एक तो धनावेश की तरह से व्यवहार करे और एक ऋणावेश की तरह से व्यवहार करे और उनके बीच की दूरी भी क्या हो? अल्प हो। उसे हम क्या बोलते हैं? द्विध्रुव बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। इसके बाद वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या है? द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को, द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसे वेक्टर p से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं हम लोग? वेक्टर p से। इसे वेक्टर p से व्यक्त करते हैं। इसकी दिशा -q आवेश से +q आवेश की ओर मानी जाती है। आर्बिट्रेरी होती है ये। इसकी दिशा -q आवेश से +q आवेश की ओर मानी जाती है। ये स्वैच्छिक होती है। जरूरी नहीं कि ये -q आवेश से +q आवेश की ओर ही हो, लेकिन हम फिजिक्स में किधर से किधर को लेके चलते हैं। द्विध्रुव के आघूर्ण की दिशा हम -q आवेश से +q आवेश की ओर लेते हैं। मैंने यहाँ फिगर में भी ड्रॉ किया है इसको। ये -q आवेश है, ये +q आवेश है और ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। दिशा किधर से किधर को लेनी है? -q आवेश से +q आवेश की ओर है और ये किसको इंडिकेट कर रहा है? द्विध्रुव के आघूर्ण को व्यक्त कर रहा है। तो इस प्रकार हमारा आया द्विध्रुव का आघूर्ण वेक्टर p इट इज इक्वल टू q गुना 2l वेक्टर। मात्रक आ जाएगा इसका। आवेश का मात्रक होगा कूलाम और दूरी का मात्रक क्या होगा? मीटर। तो कूलाम c के लिए लिया गया है और मीटर m से डिनोट किया गया, तो cm कूलाम मीटर। इसकी वीमा कितनी होगी? LTA। वीमा हम कूलाम की क्या होती है? कूलाम की होती है AT और मीटर की क्या होती है? L। तो LTA सोल्व करके क्या लिखा जाएगा? LTA। इसका एक अन्य मात्रक डिबाई भी होता है। डिबाई
डीबाई होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, जिसका मान होता है 3.3 गुना 10 की घात -30 कूलाम मीटर। ये तो फॉर द जानकारी के लिए आपकी। इसके बाद हम आते हैं ध्रुवीय अणु। कुछ इससे रिलेटेड डेफिनेशंस हैं, देख लेनी चाहिए जब हम पढ़ ही रहे हैं। ध्रुवीय अणु, पोलर मॉलिक्यूल्स। यदि किसी अणु में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान केंद्र प्रोटॉन के द्रव्यमान केंद्र के संपाती नहीं होता, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान केंद्र के बीच कुछ न कुछ निश्चित दूरी होती है, तो ऐसे अणु को ध्रुवीय अणु कहते हैं। ऐसे अणुओं का द्विध्रुव आघूर्ण कभी भी शून्य नहीं होता, ये हमेशा नॉन जीरो होता है, अशून्य होता है। इसका द्विध्रुव आघूर्ण निश्चित होता है। जैसे उदाहरण दे देंगे H2O, NH3, HCl, NaCl, Ki, Pi एंड सोन etc, ये सब इसके उदाहरण हो जाते हैं ध्रुवीय आघूर्ण के। अब आता है अध्रुवीय अणु। अध्रुवीय अणु क्या होता है? यदि किसी अणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की दूरी, ये मैंने इलेक्ट्रॉन के लिए इंडिकेट किया और ये मैंने प्रोटॉन के लिए इंडिकेट किया। यदि किसी अणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के द्रव्यमान केंद्र एक दूसरे के संपाती होते हैं, मतलब उनके बीच की दूरी क्या नेग्लिजिबल हो, नगण्य हो, तो वे अध्रुवीय अणु कहलाते हैं। जितने भी ज्यादातर हमारे परमाणु होते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन आदि, ऐसे अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है और इन अणुओं को हम क्या कहते हैं? अध्रुवीय अणु कहते हैं। अध्रुवीय अणु का मतलब जिस अणु के द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य हो, जिस अणु में धनावेश तथा ऋणावेश के द्रव्यमान केंद्र आपस में संपाती हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? अध्रुवीय अणु कहते हैं। ये थोड़ा पढ़ लेंगे बेटा। इसके बाद एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर बलयुग्म के आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात कीजिए। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर बलयुग्म के आघूर्ण का व्यंजक स्थापित करना है। हम यहाँ ये मान लेते हैं कि एक द्विध्रुव है AB एक द्विध्रुव है जो दो आवेशों -q व +q से मिलकर बना है। द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। जब किसी भी द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा तो द्विध्रुव के प्रत्येक आवेश पर एक बल कार्य करेगा। उस बल का मान होगा F = QE। ये वैद्युत बल होगा जो दोनों आवेशों पर F = QE, ये वैद्युत बल हुआ जो दोनों आवेशों पर बराबर और विपरीत होगा और परस्पर समांतर होगा। ये बराबर है F = QE, ये बराबर है F = QE, बराबर है और विपरीत है, तो ये एक दूसरे के बराबर और विपरीत होंगे और जिस कारण एक ये बलयुग्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बलयुग्म बनाते हैं। बलयुग्म हमेशा वहां बनेगा जब दोनों बलों की रेखा तो एक ही हो और उनकी दिशाएं क्या हो? परस्पर विपरीत हो। मान लीजिए ये इधर को है और ये इधर को, और इनकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है? ये 2L है, जिसमें दो बराबर बल परंतु विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो और जिनकी लाइन ऑफ एक्शन भी एक ही हो, तो वे क्या बनाते हैं? वो एक बलयुग्म बनाते हैं। इस बलयुग्म का हम लोगों को क्या निकालना होता है? आघूर्ण होता है। इस बलयुग्म का इन बलों, ये दोनों बल हैं F = QE और एक बल ये रहा, ये दोनों एक बलयुग्म बनाएंगे। इस बलयुग्म का आघूर्ण इस द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। तो हमें क्या निकालना है? एक्चुअल में बलयुग्म के आघूर्ण का सूत्र निकालना है। तो बलयुग्म के आघूर्ण का सूत्र कैसे निकाल लेंगे? बलाघूर्ण टो बराबर क्या होता है? बल गुना लंबवत दूरी। टो बलाघूर्ण को किससे लिखते हैं? टो, इसे टो बोलते हैं। ये जो हमने ऐसा बनाया टो, तो टो इट इज इक्वल टू बल गुना लंबवत दूरी। टो इट इज इक्वल टू QE गुना 2L साइन थीटा। टो इज इक्वल टू Q गुना 2L E साइन थीटा। Q इंटू 2L किसके इक्वल होता है? P के। Q गुना 2L इज इक्वल टू P होता है, तो इसे लिख सकते हैं टो इज इक्वल टू PE साइन थीटा। वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं वेक्टर टो इट इज इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। अब अगर हमें यहाँ पर इसकी दिशा देखनी पड़ जाए तो हम यहाँ एक रूल होता है जिसे दक्षिणावर्ती पेच नियम भी बोलते हैं या राइट हैंड ग्रिप रूल बोलते हैं इसको, राइट हैंड ग्रिप रूल। अगर हम अपनी चारों उंगलियों को उस दिशा में मोड़ दे जिधर को द्विध्रुव आघूर्ण वर्क कर रहा है, ये ऐसे वर्क कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो हमारा जो अंगूठा है वर्टिकल अपवर्ड, ये अंगूठा हमारा ऊपर की ओर ऐसे
ऐसे ऊपर की ओर बल आघूर्ण की दिशा को प्रदर्शित करेगा। मान लो जो सपोज करो वेक्टर ई हमने एक्स अक्ष की दिशा में लिया, वेक्टर पी हमने वाई अक्ष की दिशा में लिया, तो बल आघूर्ण किस दिशा में आएगा? जेड अक्ष की दिशा में आएगा। तो वेक्टर टो इट इज इक्वल टू क्या होगा? वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई होता है इसकी दिशा देखने के लिए। वैसे हम इसकी वैल्यू अगर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब करेंगे तो हम इसमें वेक्टर पी और क्रॉस वेक्टर ई की वैल्यू को रखकर भी हम फाइंड कर सकते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं इसमें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, यदि वेक्टर पी वैद्युत क्षेत्र ई के लंबवत, तो ये कहीं का साइन है? लंबवत। या मैं ये कह दूं वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा जाए, अर्थात थीटा का मान 90 डिग्री हो, तो उस स्थिति में बलाघूर्ण अधिकतम होगा। उस स्थिति में बलाघूर्ण अधिकतम होगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी? टो मैक्सिमा इज इक्वल टू पी। यहां से आ जाएगी टो मैक्सिमा इट इज इक्वल टू पी ई साइन 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी है? 1। तो टो मैक्सिमा इज इक्वल टू कितनी होगी? पी। दूसरा पॉइंट, यदि वेक्टर पी समांतर हो वेक्टर ई के, अर्थात द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा जाए, इस तरह से द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा जाए, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र हो गया, और द्विध्रुव होगा नेगेटिव चार्ज इसका ये हुआ और पॉजिटिव चार्ज हुआ ये, तो इसकी दिशा ये होगी इस डायरेक्शन में, ये वेक्टर पी इस डायरेक्शन में हुआ। तो द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा जाए तो थीटा हमारा क्या होगा? 0। इस सिचुएशन में टो इज इक्वल टू पी साइन 0। साइन 0 का मान 0 होने से ये सारी टोटल टर्म कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यह द्विध्रुव की स्थायी साम्य अवस्था कहलाती है। ध्यान रखिए, यह द्विध्रुव की स्थायी साम्य अवस्था कहलाती है, अर्थात द्विध्रुव पर यहाँ कुल बल 0 होगा, बलाघूर्ण 0 होगा। इसके बाद जब थीटा हमारा 180 डिग्री हो, थीटा 180 डिग्री होने की स्थिति ये है, ये आपका वैद्युत क्षेत्र हो गया इस डायरेक्शन में, ये आपका द्विध्रुव हो गया, ये हो गया इधर प्लस और इधर क्या हो गया? माइनस, और ये द्विध्रुव का आघूर्ण हो गया इसके अपोजिट डायरेक्शन में। जब द्विध्रुव का आघूर्ण वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में हो तो इसे क्या बोलते हैं? प्रति समांतर, या थीटा बराबर 180 डिग्री। तो हम यहाँ रख लेंगे टो इज इक्वल टू पी साइन 180, साइन 180 आल्सो 0। तो साइन 180 का मान 0 रखने से ये टोटल टर्म हमारी दोबारा से क्या जाएगी? 0। यह द्विध्रुव की अस्थायी साम्य अवस्था कहलाती है, अस्थायी साम्य अवस्था कहलाएगी ये, और इसमें आपकी स्थितिज ऊर्जा प्लस में होगी, और इस वाले में स्थायी साम्य अवस्था में स्थिति ऊर्जा काय में होगी? निगेटिव में, ऋणात्मक होगी, और इसमें द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा किसमें होगी? पॉजिटिव। इसके बाद इसमें चौथा पॉइंट है, जब कोई द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, जब किसी द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इसके ऊपर एक बलयुग्म कार्य करता है, जबकि उस पर कार्य करने वाला कुल बल 0 ही रहता है। जैसे हमने ये अभी स्थिति ली थी, एक ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, इसको इस डायरेक्शन में रख दीजिए तो इस दिशा में बल इतना ही आएगा और इस दिशा में बल इतना ही होगा। दोनों बल बराबर होंगे पर इनका रिजल्टेंट बल क्या होगा? 0 होगा। बल कुल क्या होगा? 0 होगा, पर ये एक बलयुग्म बनाएंगे और ये बलयुग्म इसे द्विध्रुव की दिशा में लाने का प्रयास करता है। ऊपर जो हमने आर्टिकल स्टडी किया है वो इसी का ही है। पांचवा पॉइंट है, असमान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल तथा बलाघूर्ण दोनों लगते हैं। अगर हम द्विध्रुव को असमान वैद्युत क्षेत्र में रख दें तो उस पर बल और बलाघूर्ण दोनों कार्य करते हैं, और बल के कारण द्विध्रुव अधिकतम तीव्रता वाले क्षेत्र की ओर विस्थापित हो जाता है। मीन्स ये है कि अगर किसी द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो कुल बल कितना होगा? 0 होगा। लेकिन अगर किसी द्विध्रुव को असमान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर कुछ न कुछ बल अवश्य कार्य करेगा, और वो बल उसे अधिकतम तीव्रता वाले क्षेत्र की ओर विस्थापित कर देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।